अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग आगाज़ कर रहे हैं अपने डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम कोर्स का। इस कोर्स को मेरा पढ़ाने का मकसद ये है कि आप ना सिर्फ अपने जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में कामयाब हो, बल्कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपको कंप्लीट नॉलेज हो एल्गोरिथम्स के बारे में और उसकी डिज़ाइन एंड एनालिसिस के बारे में। तो इस कोर्स को मैं बाउंडेड नहीं करूँगा कि सिर्फ आपने एग्ज़ाम के हद तक टीचर ने जो पढ़ाया है उसी को पढ़ के, या जितनी नॉलेज आपको थोड़ी बहुत मिल गई आपने कोर्स निकाल लिया। आपको इसकी डिटेल नॉलेज होनी चाहिए इस कोर्स के बारे में, क्योंकि आगे चल के आपकी जॉब्स इंटरव्यूज़ में काम आएगा। इसमें मैं कोई लंबा नहीं करूँगा लेक्चर्स को, ज़बरदस्ती आपको बोर करूँ। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करूँगा इसमें। तो आपको जल्दी जल्दी कम कम मिनट्स के लेक्चर्स मिलेंगे, ना कि मैं 3 घंटे का लेक्चर आपको 3-4 घंटे का लेक्चर आपको पढ़ाऊँ। मैं आपको वही 15-20 मिनट में लेक्चर कंप्लीट करके दिखाऊंगा और आपकी इंशाल्लाह समझ भी आएगा। इसमें मैं ए टू जेड सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ, डिज़ाइन के बारे में एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के बारे में। कंप्लीटली होगा ए टू जेड मैथमेटिकल एनालिसिस, ए टू जेड सब कुछ। ये कोर्स बिल्कुल ही बिगनर के लिए, फॉर एग्जांपल आपने कभी प्रोग्रामिंग नहीं भी की हुई, आपने जरा सा बस टच लिया है प्रोग्रामिंग का, आपको फिर भी ये कोर्स समझ आएगा। हम सबसे पहले इस कोर्स को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन है, इसमें थोड़ी सी आपको मैं कोर्स ओवरव्यू दूंगा, बताऊंगा कि कोर्स क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या करेंगे इस कोर्स से। तो लेक्चर 1 शुरू करते हैं। What is algorithm? Algorithm, the number of steps required to solve any computing problem is called algorithm. इसको मैंने अपनी लैंग्वेज में आसानी से लिख दिया है कि जो नंबर ऑफ स्टेप लगते हैं किसी प्रोग्रामिंग कंप्यूटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको एल्गोरिथम कहते हैं। तो आपको अगर मैं एग्जांपल दूं, तो मैं आपको कहता हूं कि इवन नंबर जनरेट करने का प्रोग्राम लिखें। तो आप सिंपल सा फॉर लूप लगाएंगे और उसमें क्या करेंगे, इफ की कंडीशन लगाएंगे। इफ नंबर मॉड्यूलस बाय 2 इज इक्वल टू 0, यानी रिमाइंडर अगर 0 2 से डिवाइड हो तो वो इवन नंबर जनरेट करे, वरना स्किप कर जाए। तो एक आप हर चीज़ को सॉल्व करने के लिए स्टेप रिक्वायर्ड होते हैं, तो स्टेप्स को हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। और कंप्यूटर साइंस में हम लोग कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे होते हैं, तो उसको कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स कहते हैं। सो ज़रूरी देखिए, स्टेप्स का मतलब यही नहीं है कि कम स्टेप में आपका एल्गोरिथम बहुत अच्छा हो सकता है कि ज़्यादा स्टेप में आपका एल्गोरिथम ज़्यादा बेहतर हो। ये गारंटी नहीं है आपके पास कि कम ही स्टेप में अच्छा ही एल्गोरिथम होगा, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। एवरी एल्गोरिथम कैन बी राइट इन डिफरेंट वे विद अ डिफरेंट टेक्निक बट गिव द सेम रिजल्ट एज अदर। तो हमारा एल्गोरिथम बहुत सारे तरीकों से लिखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको दूं कि यहाँ पे मैं आपको अगर बताऊं कि आपने लिखना है 1 से लेकर 10 तक की गिनती। एक स्टूडेंट है जो कि प्रिंट स्टेटमेंट से लिख रहा है 1 2 3, और एक स्टूडेंट क्या कर रहा है, फॉर लूप लगा रहा है फॉर आई इज इक्वल टू 0 to 10 प्रिंट आई। तो ये देखिए, इसमें अप्रोच कौन सी बेहतर है। 10 तक गिनती तक देखें तो कोई, मैं नहीं कह सकता कि ये बुरी अप्रोच है प्रिंट करवाना, लेकिन फॉर एग्जांपल आपको 100 तक गिनती दे दी जाए, तो 100 तक गिनती तो आप बेहतर तरीके से प्रिंट वाले से नहीं लिख सकते। आप फॉर लूप ही लगाएंगे, आप एक एक लाइन खुद से थोड़ी ना लिखेंगे प्रिंट प्रिंट प्रिंट। तो आप फॉर लूप लगाएंगे। तो देखें, एक चीज लिखने को, एल्गोरिथम लिखने को 2 तरीके हैं। तो हम लोग एक एल्गोरिथम बहुत सारे तरीकों से लिख सकते हैं। तो आपके पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है एक ही तरीका हो आपको, और कुछ टेक्निक्स अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं। एल्गोरिथम इज मशीन इंडिपेंडेंट एंड द लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। तो इसमें सबसे जो अहम बात आ रही है ना, वो आ रही है मशीन की एंड लैंग्वेज की। देखिए, मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मुझे एक एल्गोरिथम एग्जीक्यूट करने में 10 सेकंड लग रहे हैं i5 में, और i7 में वही मुझे एल्गोरिथम 5 सेकंड में कर रहा है i7 में। तो ये i5
है और i7 है, i7 है। तो i5 में 10 सेकंड लग रहे हैं, i7 में 5 सेकंड। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा एल्गोरिथम अच्छा है, एल्गोरिथम हमारा सेम है, मशीन हमारी फास्ट है, i7 में i5 में स्लो है। तो मशीन से हम लोग एनालिसिस नहीं करते एल्गोरिथम को, हम एल्गोरिथम ऐसा बेस्ट लिखते हैं कि वो हर मशीन में बेस्ट परफॉर्मेंस दे अपनी बाकी अदर एल्गोरिथम्स के। यानी कि एक एल्गोरिथम जैसे फॉर लूप लगा के बेहतर तरीके से हम लोग लिख सकते हैं ना कि प्रिंट स्टेटमेंट से। तो मैं फॉर लूप वाला हर मशीन में यूज करूंगा तो बेहतर होगा। तो आपने मशीन से एनालिसिस नहीं करना कि इसे 5 सेकंड में कर दिया, 10 सेकंड में। आपने ऐसा एल्गोरिथम लिखना है जो बेस्ट परफॉर्मेंस दे हर मशीन में। और लैंग्वेज का भी सेम सिनेरियो आ जाता है, जैसे पाइथन जो होती है हमारी, पाइथन हमारी लैंग्वेज थोड़ी स्लो है हमारी सी लैंग्वेज से, स्लो है। तो इसका मतलब है कि पाइथन में थोड़ी देर से एग्जीक्यूट होता होगा, मैं 1000 तक गिनती गिनवाऊंगा पाइथन में, सी में पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो लैंग्वेज और मशीन को हम लोग उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते इन एल्गोरिथम। भले आप इम्प्लीमेंट मशीन में ही करेंगे, जाहिर सी बात है किसी लैंग्वेज में करेंगे, लेकिन जब एल्गोरिथम डिजाइन कर रहे होंगे ना, तो उसको आप लोग मशीन और लैंग्वेज से इंडिपेंडेंट रखेंगे ताकि आपका एल्गोरिथम हर मशीन के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस दे। सो यहाँ तक हम लोग पहुंच गए हैं। तो टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम, टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम में एक आइटरेटिव एल्गोरिथम आ जाता है। आइटरेटिव में मैं कहूँगा कि आइटरेटिव में आपके जो एल्गोरिथम होते हैं उसे नॉन रिकर्सिव भी कहते हैं। इसमें फॉर लूप वाले आ गए, फॉर, वाइल लूप, ये जो होते हैं एल्गोरिथम, डू वाइल लूप, ये एक फंक्शंस में काम करते हैं, विद इन द फंक्शन ये रहते हैं, चाहे पैरामीटर्स को दिए हो ना दिए हो, तो ये हमारे फंक्शन के अंदर ही काम करते हैं। तो जबकि रिकर्सिव एल्गोरिथम जो हैं, ये फॉर अपने फंक्शन को ही फंक्शन में अपने फंक्शन को ही कॉल करता है। या एक होता है ना, आप इंडियन मूवीज देखें, उसमें होता है कि अपने ही जन्म दोबारा लेकर बंदा आ जाता है दोबारा उसी शक्ल और सूरत में। तो इसमें भी सेम ही यही होता है कि आप फंक्शन होता है, सो कि फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल कर देते हैं तो फंक्शन दोबारा कॉल हो जाता है, वो पूरी अपनी जो कैलकुलेशन है वो दोबारा करता है। तो इसमें हमारी एग्जाम्पल जो आइटरेटिव थी, वो हमारी रिकर्सिव में जो है हमारी एग्जाम्पल्स जो हैं, वो फैक्टोरियल आ जाता है, फेबोनाची नंबर आ जाता है, और आइटरेटिव में आपके सिलेक्शन सॉर्ट आ जाता है। इस तरह के जो फॉर लूप आप सिंपल जो 10 तक गिनती गिनवाते फॉर लूप से, आप वो रिकर्सिव से भी लिखवा सकते हैं। तो नॉन रिकर्सिव एल्गोरिथम विद इन द फंक्शन काम करते हैं, और रिकर्सिव कॉल इटसेल्फ अपने फंक्शन को कॉल करता है अपनी फंक्शन में। तो ये दो टाइप्स के एल्गोरिथम होते हैं, इसके अलावा कोई एल्गोरिथम नहीं होते। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, अब इसको मैं इतना डिटेल में नहीं लेकर जा रहा। जब एल्गोरिथम्स देखेंगे जब हमें इसका ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। सो अब हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं एल्गोरिथम को। एक अच्छा एल्गोरिथम हम लोग जब कह सकते हैं जब ये वाली प्रॉपर्टीज वो सेटिफाई करेगा। सेटिफाई कैसे करेगा? फाइनाइटनेस, यानी कुछ स्टेप में आपका एल्गोरिथम टर्मिनेट हो जाए। फॉर एग्जांपल मैंने एक एल्गोरिथम लिखा है जिसमें मैंने वाइल लूप लगाया है, वाइल लूप लगवाया है मैंने, वाइल वाइल लूप लगा के मैंने कहा है आई इज ग्रेटर देन 10। जब तक ग्रेटर देन 10 नहीं होगा हमारा वाइल लूप वो चलता रहेगा। और आई हमारा क्या है? आई मैं लिख देता हूँ हमारा 5 है। तो ये वाइल लूप कभी खत्म ही नहीं होगा, ये चलता रहेगा, रिपीट होता रहेगा होता रहेगा। तो ये रिपीट होता रहेगा। हमें इस तरह का एल्गोरिथम नहीं लिखना जो कि स्टेप्स खत्म ही ना करे, एक नंबर ऑफ स्टेप में टर्मिनेट हो जाए और हमें रिजल्ट प्रोवाइड कर दे। डेफिनेटनेस, डेफिनेटनेस का मतलब ये है कि आपने एल्गोरिथम लिखा है एक सही फॉर्मेट में लिखें। ऐसा ना लिख दें, फॉर एग्जांपल आपकी जॉब्स में काम कर रहे होते हैं 3-4 लोग, अब आपने 3-4 लोग एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो आप इस तरह के लैंग्वेज इस तरह फॉर्मेट में लिखेंगे दूसरे वाले को समझ आए, कमेंट्स दें
और प्रॉपर आप एक एल्गोरिथम डिज़ाइन करें अपना, ना कि इस तरह लिख दें कि दूसरा बंदा समझ ही ना पाए, तो जाहिर सी बात है आप लोग टीम वर्क नहीं कर सकते। इनपुट इनपुट वैलिड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं वॉवेल नंबर जनरेट करना चाहता हूँ, वॉवेल। तो आप बताएं कि वॉवेल में क्या मैं कभी नंबर दे सकता हूँ, न्यूमेरिक नंबर 2 3 4? ये तो वॉवेल से तो कोई लेना देना नहीं। हम लोग एनालिसिस जो होता है अपने वॉवेल का, वो हम लोग कैरेक्टर से कर रहे होते हैं। तो कैरेक्टर में ए दूंगा, या मैं आई दूंगा, या यू दूंगा, या एफ दूंगा, तो इनवैलिड आपका जो इनपुट है वो नहीं होना चाहिए, वरना आपका जो प्रोग्राम होगा वो नंबर ऑफ स्टेप ज़्यादा लेगा और आपको एरर भी जनरेट करके दे सकता है। तो यहाँ तक तो हमें समझ आ गया कि फाइनाइट होना चाहिए, एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा होना चाहिए, इनपुट वैलिड होना चाहिए, और आउटपुट जो होना चाहिए ना, देखिए हमेशा हमारा जो एल्गोरिथम होता है वो आउटपुट जनरेट करके देना चाहिए। तो कुछ हमारे होते हैं सर्चिंग एल्गोरिथम, वो सर्च करते हैं, उनको मिलता ही नहीं सर्चिंग में, क्योंकि वो एल्गोरिथम इस तरह के डिज़ाइन हुए होते हैं कि वो ज़्यादा इटरेशन नहीं ले रहे होते। तो आपको इस तरह का एल्गोरिथम बनाना है, कोई ना कोई आउटपुट ज़रूर जनरेट करके दे, ऐसा ना हो कि आउटपुट ही ना जनरेट करके दे। इफेक्टिवनेस यानी सफिशिएंटली सिंपल और बेसिक, यानी कि कम से कम टाइम ले, कम से कम स्पेस ले। इफेक्टिव हमारा जब होगा एल्गोरिथम, वो कम स्पेस और कम टाइम लेगा। और अगर आप सोने में सुहागा समझे, तो आपका एल्गोरिथम कम से कम लाइन में भी होना चाहिए, सिंपल लिखा होना चाहिए। तो उसके लिए, लेकिन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम और स्पेस। तो हम यहाँ तक हमारा यहाँ तक लेक्चर हो गया। अब नेक्स्ट में हम लोग जाते हैं व्हाई वी स्टडी एल्गोरिथम, फ्रेमवर्क फॉर डिजाइनिंग एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम फॉर न्यू प्रॉब्लम। आप न्यू इंडस्ट्रीज में जाएंगे, आपको न्यू प्रॉब्लम्स मिलेंगी, तो आपको इस तरह आपका माइंड ट्रेन होना चाहिए कि आप नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें विद द हेल्प ऑफ ओल्ड एल्गोरिथम्स। और ओल्ड एल्गोरिथम्स की आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि आप नए एल्गोरिथम्स को भी डिज़ाइन करना आ जाए आपको। और आपको पता होगा अगर आप ओल्ड एल्गोरिथम भी कहीं यूज़ करें, फॉर एग्जांपल सर्चिंग एल्गोरिथम में बाइनरी सर्च सबसे बेहतर एल्गोरिथम है, तो आपको पता होना चाहिए कि बाइनरी सर्च कैसे काम कर रहा है, आप ऐसी थोड़ी ना इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल आ गई है। एग्जाम्पल में हमें जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालना है। इसके 3 मेथड्स हैं हमारे पास। यूक्लिड है सबसे पहले। यूक्लिड क्या करता है, डिवाइडेंट और डिवाइजर हमें इंटीजर में इनपुट देता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर जो 2 नंबर होंगे इंटीजर, हमें जो 2 नंबर दिए जाएंगे, उसमें से जो बड़ा वाला नंबर होगा वो डिवाइडेंट बनेगा, और जो छोटा नंबर होगा वो डिवाइजर बनेगा। तो इसमें हमारे पास 1220 516 दिया हुआ है। डिवाइडेंट क्या बन गया 1220, और डिवाइजर क्या बन गया 516। जब वाइल लूप, जब तक हमारा डिवाइजर जीरो नहीं होगा, तो हमें जब तक यानी रिमाइंडर जीरो नहीं बचेगा, जब तक हमने इसको वाइल लूप को चलाना है। अब वाइल लूप को देखें यहाँ पे, अगर मैं आपको पेंसिल के थ्रू बताऊं, अब ये वाइल लूप चलेगा जब तक डिवाइजर हमारा जीरो नहीं हो जाता। और यहाँ पे हमने डिवाइडेंट निकाल लिया है, जो कि दोनों नंबर में से जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो डिवाइडेंट है, और डिवाइजर वो है जो छोटा नंबर है। अब हम लोग वाइल लूप के अंदर आ गए। इन रिमाइंडर इज इक्वल टू डिवाइडेंट परसेंटेज डिवाइजर। अब देखिए हमारा डिवाइडेंट क्या था, ये था, और डिवाइजर क्या था 516, ये था। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे और इसका रिमाइंडर इसको जीरो नहीं मिलेगा, जीरो होगा, तो वाइल लूप यहाँ पे आपको टर्मिनेट कर देगा। तो हमें वाइल लूप टर्मिनेट अभी नहीं करना, क्योंकि हमें डिवाइजर जीरो नहीं मिला। तो क्या करेगा, अगर नहीं होगा डिवाइजर जीरो, तो डिवाइडेंट को ही डिवाइजर बना देगा। तो हमारा डिवाइडेंट क्या था 122, तो उसको डिवाइजर के इक्वल ले लेगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डिवाइडेंट अब क्या हो जाएगा 516 हो जाएगा। 516 इसलिए होगा कि वो, अब हमारा जो डिवाइडेंट है वो इज इक्वल टू डिवाइजर हो गया। डिवाइजर में हमारी क्या वैल्यू थी यहाँ पे, अगर आप देखें तो डिवाइजर में हमारी वैल्यू 516 थी। 516 थी, डिवाइजर में वैल्यू 516, और डिवाइजर
अब डिवाइजर जो होगा वो जो रिमाइंडर हमारे पास बचा होगा 1, ये जो हमारे पास बचा है डिवाइजर, ये हो जाएगा हमारा डिवाइजर, रिमाइंडर हमारा डिवाइजर हो जाएगा 188। तो अब क्या होगा, जब ये वाइल लूप दोबारा आ जाएगा तो डिवाइडेंट और डिवाइजर बदल चुके होंगे। तो अब क्या हो गया, डिवाइडेंट हमारा 512 हो गया, 188 हो गया। ये जब तक वाइल लूप, जब तक हमें जीरो रिमाइंडर नहीं मिलता। जब हमें जीरो रिमाइंडर मिलेगा तो ये सिंपली जो हमें रिटर्न कर देगा, यहाँ पे ये रिटर्न कर देगा हमें डिवाइजर, डिवाइजर की वैल्यू रिटर्न कर देगा जो कि हमारा नंबर होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा जो कि 4 है। जब जीरो रिमाइंडर हो और उसका डिवाइजर जो होता है वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हमें मिल जाता है। तो ये सिंपल सा एल्गोरिथम है जिसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं जीसीडी एल्गोरिथम में। अब इसके बाद जो इसी का एल्गोरिथम आता है, जो आता है कंसेक्यूटिव इंटीजर चेकर। तो ये सिंपली, ये वाला बहुत ही सिंपल एल्गोरिथम है, लेकिन इसमें मैं आपको एंड में बताऊंगा कि एल्गोरिथम कैसे गलत है। तो वाइल लूप देखें, वाइल में क्या करते हैं, सबसे पहले टी, हमारे पास दो नंबर हैं इसमें, हमें दिए हुए दो नंबर 10 और 6 दे दिया, एम हमें 10 दे दिया, एन 6 दे दिया। इसमें जो मिनिमम नंबर होगा 6, वो हम लोग टी ले लेंगे। अब वाइल, अब जब तक हमारा टी जीरो नहीं होता हमें वाइल लूप चलाना है। अभी हमारा टी क्या है, 6 है, मिनिमम नंबर ले लिया, टी 6 है। तो ये क्या करेगा, इफ एम, एम हमारे पास क्या है, एम डिवाइजर बाय टी, एम डिवाइजर बाय टी इक्वल टू 0। तो एम हमारे पास क्या है, 10 है, और डिवाइजर 6 है। तो रिमाइंडर क्या बचा, 4 बचा हमारे पास सबसे पहले रिमाइंडर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें भी 4 बच रहा है हमारे पास रिमाइंडर। तो 4 रिमाइंडर बच रहा है। तो ये इफ की कंडीशन, जब तक दोनों जीरो नहीं हो जाते, यानी एक ऐसा डिवाइजर हमें टी, हमें क्या होगा कि जब तक हमें इफ और नेस्टेड इफ है, इफ के अंदर इफ है, दोनों नहीं होते तो रिटर्न 6 नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे m डिवाइडेड बाय 5 0 हो जाता है, लेकिन n डिवाइडेड बाय t यानी 5 1 होता है। तो 1 होता है, तो जब तक हमें दोनों जीरो नहीं मिलते साथ में, तो ये हमारी रिटर्न टी नहीं होगा, क्योंकि नेस्टेड इफ कंडीशन है हमारे पास। तो ये क्या करेगा, सिंपल सा ये क्या करेगा, जब हमें दोनों नहीं मिलेंगे रिटर्न में, तो ये टी को 1 माइनस कर देगा। टी 1 माइनस 6 था, ये 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखें इसको 6 से डिवाइजर का रिमाइंडर 4 मिला, 0 मिला, 2 मिला, 1 मिला 3 से। इसको 6 वाले को रिमाइंडर जाहिर सी बात है नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा जो डिवाइजर होगा वो जब बड़ा होगा डिवाइडेंट से, तो रिमाइंडर नहीं देगा। इसको 6 डिवाइडेड बाय 5 तो इज इक्वल टू 1 दिया। जब ये 2 में आया तो हमें डिवाइजर 0 मिला, 10 में भी डिवाइजर 0 मिला। जब 0 0 मिला और टी हमारा 2 था, तो रिटर्न टी कर देगा ये। तो हमारा क्या, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या हो गया, 2 हो गया। वेरी सिमिलर है उस वाले ऊपर वाले एल्गोरिथम से, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको एल्गोरिथम एनालिसिस करना आना चाहिए। तो मुझे, फॉर एग्जांपल, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, फाइनल ईयर में पहुँच गया हूँ ऑलमोस्ट। तो मैं एल्गोरिथम को देख के समझ जाता हूँ कि वो उसमें क्या एनालिसिस कर रहा है, वो कैसे कर रहा है। आपको मैं आगे लेक्चर्स में बताऊंगा कि आप एल्गोरिथम को देख के उसका एनालिसिस कैसे कर लेते हैं, ड्राई रन कैसे कर लेते हैं। तो लेकिन आपने लेक्चर्स को पूरा कंप्लीटली देखना है, स्किप नहीं करना है, और बहुत गौर और फिक्र से देखना है। द थर्ड वन में क्या होता है कि ये हमारा ओल्ड जो हमारे हुआ करता था, जो स्कूल में हम लोग करते थे कॉमन फैक्टर डिवाइजर निकालने के लिए। फॉर एग्जांपल 10 और 5, तो 2 से मैं डिवाइड करूंगा तो ये 5/5 हो जाएगा। तो 5 1 1, तो ये हमें एलसीएम इस तरह निकालते थे हम लोग। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको कॉमन डिवाइजर निकालूं, कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि मैंने एक 10 ले लिया और एक 6 ले लिया। सॉरी, इसको मैं 12 ले लेता हूँ, 12 ले लिया। ये मैं हाथों से अपने माउस से कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो मे बी आपको आपको सही ना लग रहा हो मेरा लिखता हुआ, लेकिन
इंशाल्लाह मैं अगर टैबलेट ले लेता हूँ तो फिर आपको अच्छी क्वालिटी मिलेगी। अब सबसे पहले कॉमन डिवाइज़र मैंने फैक्टराइजेशन निकालनी है दोनों की। तो मैं इस तरह निकालूंगा कि 12 का जो प्राइम नंबर होगा और 6 का जो प्राइम नंबर आ रहा होगा सबसे पहला वाला, उसको मैं ले लूंगा। तो मुझे जब मैं प्राइम नंबर निकालूंगा इसमें एम का और एन का, एम और एन का मैं प्राइम नंबर निकालूंगा तो मुझे मिल जाएगा 2। ट्रू। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये 6 हो जाएगा और ये मेरा 3 हो जाएगा। ये फिर मैं डिवाइड करूंगा तो ये हमारा 3 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसमें कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हमारा 2 आ गया। तो देखिए इस एल्गोरिथम को मैं यहीं पे फेल कर देता हूँ कि इसको प्राइम नंबर निकालने के लिए भी एक एल्गोरिथम रिक्वायर्ड है। यानी ये एल्गोरिथम में जा रहा है इस वाले में प्राइम नंबर निकालने के लिए और एम और एन। तो इसका तो यहीं पे बहुत टाइम ले रहा है। फिर फॉर लूप में जा रहा है, फॉर इन फैक्टर एम, फॉर फैक्टर इन एन, फिर कॉमन फैक्टर जो मिलेगा उसको अपेंड कर देगा, तो एन को रिमूव कर देगा, फिर रिजल्ट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर फैक्टर फॉर लूप लगेगा, फैक्टर इन कॉमन फैक्टर्स रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय फैक्टर रिजल्ट में वो फैक्टर अपेंड यानी वो उस रिजल्ट वाले में हमें ओवरराइट कर देगा रिजल्ट में। रिजल्ट हमारा पहले खाली है, फिर उसमें ओवरराइट फैक्टर को करके रिजल्ट रिटर्न रिजल्ट कर देगा। तो इसको इतने हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे इस वाले एल्गोरिथम में। ये सिंपली यही काम कर रहा है जो ऊपर मैंने आपको दिखाया है। तो ये एक एल्गोरिथम को सॉल्व करने के लिए भी इसको यह वाला एल्गोरिथम की रिक्वायरमेंट है। तो ये यहीं पे फेल हो जाता है एल्गोरिथम, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूम कर रहा है, लाइंस भी मुश्किल है, लिखना भी डिफिकल्ट है। तो अब हम लोग ने देख लिया ये वाला नहीं इतना अच्छा एल्गोरिथम। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली सा ना ऊपर वाले एल्गोरिथम में जाऊँगा, यूक्लिड और कंसेक्यूटिव। अब देखिए इन दोनों में मुझे दोनों ही बेहतर लग रहे हैं एल्गोरिथम। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है, देखिए वाइल लूप होता है, वाइल के अंदर कोई भी इफ कंडीशन नहीं लग रही, ये डायरेक्टली सॉल्व कर रहा है। जबकि हमारा कंसेक्यूटिव इंटीजर एल्गोरिथम है, ये इफ की कंडीशन चेक कर रहा है, फिर नेस्टेड इफ की कंडीशन चेक कर रहा है, फिर हमें रिटर्न रिजल्ट कर रहा है। तो यहीं पे ये एल्गोरिथम हमें बता देता है कि ये चेकिंग स्टेटमेंट दो कर रहा है, तो ये यहीं पे फेल हो जाता है क्योंकि ज़्यादा टाइम लेगा। यहाँ पे ये वाला एल्गोरिथम हमारा कम टाइम लेगा क्योंकि इसमें इफ की कोई कंडीशन नहीं है, डायरेक्टली वाइल लूप होगा और ये अपना कैलकुलेटिंग कंप्यूटिंग करता रहेगा। इसको कोई भी चेक नहीं करना पड़ेगा कंडीशंस। जिसको कंडीशन चेक नहीं करनी पड़ी तो सबसे बेस्ट हमारा जीसीडी एल्गोरिथम हो गया, यूक्लिड जीसीडी एल्गोरिथम। तो देखें आपने हमने पहले अपना एल्गोरिथम सक्सेसफुली एनालाइज कर लिया बाय वर्डिंग। हम लोग मैथमेटिकल भी सीखेंगे आगे, लेकिन बाय वर्डिंग हमने देख लिया, तीनों का एनालाइज ट्राई रन करके हमने चेक कर लिया। सो हम लोग आगे एल्गोरिथम जो हम लोग आगे पढ़ेंगे ना, डिज़ाइनिंग। देखें एल्गोरिथम को कुछ डिज़ाइन करने के, कुछ डिज़ाइन करने के और कुछ लिखने की टेक्निक्स हैं। जैसे ब्रूट फोर्स हमारा एक टेक्निक में अगर देखूँ आपको ब्रूट फोर्स की, तो वो मुझे सबसे ख़राब जो लगती है वो ब्रूट फोर्स लगती है, क्योंकि ये हर आइटरेशन करता है। फॉर एग्जांपल आपने सर्चिंग एल्गोरिथम है, सिलेक्शन सर्च, आपने अगर सिलेक्शन सर्च कभी यूज़ किया हो कि वो क्या करता है, सेलेक्ट करता है मिनिमम। तो उसमें ये ब्रूट फोर्स लगता है क्योंकि कि हर आइटरेशन ज़रूर करेगा इवन उसको नंबर सॉर्टेड मिल भी जाए। तो ब्रूट फोर्स क्या करता है अपने, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 4 नंबर का पासवर्ड चेक करना चाह रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, ये 0 0 0 0 0 0 0 1, तो हर 4 नंबर का कॉम्बिनेशन चेक करेगा उस उसको निकालने के लिए। डिवाइड एंड कॉन्कर जो होता है, एक प्रॉब्लम को हमारे डिवाइड कर देता है। फॉर एग्जांपल मेरे सॉर्टेड सॉर्टेड वाली लिस्ट है, उसको ये डिवाइड कर देगा दो सॉर्टेड लिस्ट में। तो ये जब दो सॉर्टेड लिस्ट में डिवाइड कर देगा तो हमारी प्रॉब्लम छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, तो वो कम टाइम लेगी, यानी आधा टाइम लेगी जो वो ब्रूट फोर्स में लेता है। तो ब्रूट फोर्स हमारा सबसे खराब टेक्निक है। फिर डिवाइड एंड कॉन्कर है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम लोग बेहतर तरीके से
एल्गोरिथम को लिखते हैं, ग्रीडी अप्रोच है, आइटरेटिव इम्प्रूवमेंट है। आइटरेटिव अगर हम लोग यूज़ करें तो इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, वाइल लूप लगाना है, कहाँ पे फॉर लूप लगाना है, ये सब हमारा समझें कि कोर्स है। ये सब चीज़ें हम लोग एक एक करके अपने लेक्चर्स में पढ़ेंगे, समझे आउटलाइन है हमारे कोर्स की। तो ये कोर्स आउटलाइन आ गई हमारी। तो देखें ये सारी हमारी कोर्स आउटलाइन आ जाएगी, और हम लोग फिर इसके बाद ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ऊपर जो टेक्निक्स हैं उसके ज़रिए। अब देखें सॉर्टिंग में डिवाइड एंड कॉन्कर भी है, ब्रूट फोर्स भी है, और फिर सर्चिंग एल्गोरिथम है। सर्चिंग में बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च है। लीनियर सर्च ब्रूट फोर्स टेक्निक यूज़ करता है, और हमारा जो बाइनरी सर्च है वो डिवाइड एंड कॉन्कर यूज़ करता है। इसी तरह स्ट्रिंग प्रोसेसिंग, ग्राफ, कॉम्बिनेशनल प्रॉब्लम्स कुछ होती हैं जैसे ट्रैवलिंग सेल्समैन, और जॉब असाइनमेंट प्रॉब्लम्स, इस तरह की ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगी। इन सारी प्रॉब्लम्स को हम लोग मुख्तलिफ तरीक़ों की टेक्निक्स एल्गोरिथम की, जैसे डिवाइड एंड कॉन्कर, ब्रूट फोर्स, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू हम लोग सॉल्व करेंगे। हमारा देखें यहाँ तक हमने काफ़ी एक हमें ओवरव्यू मिल गया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की जानिब। देखिए ये फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर है जो कि इम्प्लीमेंट करने में आएंगे हमें एल्गोरिथम। हम लोग इम्प्लीमेंट लिंक लिस्ट, स्ट्रिंग, एरे, स्टैक क्यू, प्रायोरिटी क्यू, ये सारे क्या है हमारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इसके थ्रू हम लोग एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करेंगे। ग्राफ, ट्री, डिक्शनरी सेट्स वगैरह, ये सारे हमारे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। तो इनको भी हम लोग देखेंगे। ये सारे इम्प्लीमेंट करने के जो आपके डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के कोर्स में आप पढ़ के आते हैं। लास्ट में हम लोग कैसे एनालिसिस करेंगे अपने एल्गोरिथम को। हम लोग दो तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं, टाइम और स्पेस। मोस्टली हम लोग फोकस टाइम पे करते हैं, स्पेस क्योंकि हमारा इतनी ज़्यादा कंज्यूम नहीं होती जब आप एक छोटे मोटे प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं। बड़े प्रोजेक्ट्स के जाहिर सी बात है स्पेस तो हम किसी तरह रोक नहीं सकते, लेकिन उसको बेहतर बना सकते हैं एल्गोरिथम को। लेकिन हम लोग फोकस जो हमारा आज के दौर में वो टाइम है कि कम से कम टाइम लें। स्टोरेज तो हम लोग बढ़ा देंगे लेकिन टाइम कम होना चाहिए। सो यहाँ पे हमारा लेक्चर्स ख़त्म होता है। इंशाल्लाह हम लेक्चर 2 के साथ मिलेंगे बहुत जल्द। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।